नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में और इसमें अपन चर्चा करेंगे फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं साथियों? अपन चर्चा करने वाले हैं फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये अपने सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की ये सब्जेक्ट है जिसमें अपन इसके कॉन्सेप्ट्स की और इसके टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ गेस पेपर की चर्चा करने वाले हैं और पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो एंड तक क्लास में बने रहिएगा क्योंकि अपन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और इसके साथ ही साथियों, आप कमेंट करके भी बताया करो कि आपके एग्जाम्स कैसे क्या जा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर कोई आपको और भी इच्छा है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उन टॉपिक्स की भी अपन क्लासेस लेकर आएंगे। तो आप बताते रहिए करो कि क्लास कैसी लग रही है आपको, कमेंट्स करके। इसके साथ ही सभी साथी अपने अपने साथियों को अपने अपने कॉलेज ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर किया करो ताकि उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि एक दिन मिलता है, उस एक दिन में सभी स्टूडेंट्स के पास में ये वीडियो जाना तो पॉसिबल नहीं है। आप अगर इसको सभी साथियों को शेयर करोगे तब ये सभी साथियों के पास में जाएगी और सभी इसका लाभ ले सकेंगे। तो आज अपन किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं साथियों? अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपनी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। और कौन सी सब्जेक्ट है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फार्मिंग सिस्टम। इसके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन इनको ही समझते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, फार्मिंग सिस्टम क्या है। साथियों, सबसे पहले है अपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसको ध्यान से समझना कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। साथियों, इसको हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ खेती। क्या बोलते हैं? टिकाऊ कृषि या टिकाऊ खेती। देखो साथियों, ये क्या है, आप सभी को पता है प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, उनका लगातार इस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है कि वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो उनका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो रिसोर्सेस अवेलेबल हो, संसाधन अवेलेबल हो और प्रेजेंट टाइम में कृषि की उपज भी क्या हो, अच्छी हो और पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े। तो इसको किस नाम से जानते हैं साथियों? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती के नाम से। कि ऐसे नहीं कि आज तो अपन बहुत सारा यूरिया अपने खेत में दे रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स दे रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए वो मर्दा कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी। ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। सही, इसी को किस नाम से जानते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। अब साथियों, एक और वर्ड था अपना फार्मिंग सिस्टम। क्या था? फार्मिंग सिस्टम। अब इनको ध्यान से समझना, फार्मिंग सिस्टम क्या है। साथियों, आप सभी को पता है कि खेती में अपन क्या करते हैं, फसलें उगाते हैं, इसके साथ ही पशुधन पालते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, कृषि वानिकी, वृक्ष वगैरह लगाते हैं। तो ये सारी क्रियाएं किस में आती है? फार्मिंग सिस्टम में। किस में आती है? फार्मिंग सिस्टम में। और इसको आईएफएस से समझना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। मतलब जो फार्मिंग सिस्टम है, जैसे फसलें उगाना, पशुधन पालन करना, इसके साथ में अपन बात करें तो मछली पालन करना, रेशम कीट पालन करना, ये सारी क्या है? फार्मिंग सिस्टम है। क्या है साथियों? फार्मिंग सिस्टम है। अब ये जो अपना आईएफएस मॉडल है, ये कहता है कि इन सभी को एकीकृत रूप से आप क्या करो, अप्लाई करो। इन सभी को एकीकृत रूप से क्या करो, अप्लाई करो। फसलें भी साथ साथ में लो, पशुधन भी करो, इसके साथ में पशुओं का पालन भी करो, मछली पालन भी करो और कृषि वानिकी भी अपनाओ। अब इसका फायदा क्या है, इसको ध्यान से समझना साथियों। जैसे अपन कोई भी क्रॉप्स उगाते हैं, सही, और पशु पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं
और इसके साथ ही वानिकी अपनाते हैं, मतलब वृक्ष लगाते हैं। अब आप देखो एक ही खेत में ये 4 क्रियाएं हो रही है। कितनी हो रही है? 4 क्रियाएं हो रही है। ध्यान से समझना, ये क्रॉप्स है। अब क्रॉप से क्या होगा? एक तो दाना प्राप्त होगा, एक चारा प्राप्त होगा। दाने को क्या कर सकते हो आप? पशुओं को खिला सकते हो आहार के रूप में। इसके साथ ही मुर्गियों को आहार के रूप में खिला सकते हो और मार्केट में बेच सकते हो। क्या कर सकते हो? मार्केट में बेच सकते हो, इनकम प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ में ही बात करें, इनका जो स्ट्रा है, मतलब इनका जो चारा है, उस चारे को आप किसको खिला सकते हो? पशुओं को खिला सकते हो। इसके साथ ही बात करें, पशुओं से जो गोबर प्राप्त होगा उसको आप क्या कर सकते हो? अपने खेत में डाल सकते हो। अपने खेत में डालोगे मतलब क्रॉप्स को क्या होगा? प्राप्त होगा। इसके साथ ही बात करें तो पशुओं का गोबर है, खेत में डालोगे, वृक्षों को भी फायदा होगा। अब वृक्षों की जो पत्तियां वगैरह, वृक्षों के अवशेष कहां पर पड़ेंगे? मृदा पर पड़ेंगे और उनका अपघटन होने के बाद में पोषक तत्व किसको प्राप्त होंगे? वो प्राप्त होंगे क्रॉप्स को। क्रॉप से इससे क्या होगी? अधिक यील्ड प्राप्त होगी। सही। इसके साथ ही इससे क्या होगी? लकड़ियां वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक्स्ट्रा इनकम क्या होती है? प्राप्त होती है। इससे क्या होती है? एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होती है। तो ये अपना क्या है? IFS मॉडल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। क्या है साथियों? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको बता देता हूँ, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस सब्जेक्ट में अपन सिलेबस पढ़ते हैं और इसके बाद में ओल्ड पेपर मैच करते हैं ना, तो पता नहीं हमारे को कैसा लगता है कि ये तो कोई बाहर से पेपर आ रहा है या हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा। साथियों, ये आपकी सबसे प्यारी और सबसे इजी सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी। कौन सी है? एग्रोनॉमी। अब इसमें ऐसे नहीं कि आप रटन विद्या लगा रहे हो और बस वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, घुमा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसा कि मैं बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार के आ रखे हैं, उनके सॉल्यूशन के बारे में भी अपन क्या करेंगे साथियों? चर्चा करेंगे। क्या करेंगे साथियों? चर्चा करेंगे। उनकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और साथियों मैं बता देता हूं, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। इसके अलावा बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इनमें से ही क्वेश्चन क्या किए जाएंगे? पुटअप किए जाएंगे। सबसे पहला आता है ITK। ITK की सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है अपने इसमें, जो आपको पता है कि बात करें तो मतलब मैंने शायद पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी स्टूडेंट का नाम अपन देख लेते हैं, रमेश। रमेश के दादाजी, वो रमेश को बताकर जाते हैं कि आप अगर पेड़ पौधे अच्छे से लगाते हो तो उसकी जो पत्तियां हैं वो कहां पर गिरेगी? मृदा में गिरेगी। मृदा में अपघटन होगा, अपघटन से पोषक तत्व फसल को मिलेंगे, फसल की उपज प्राप्त होगी और उस उपज को आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। मतलब आप कैसे कर सकते हो? जैसे दाना को मुर्गियों को खिला सकते हो और उनका जो स्ट्रा है उसको किसको खिला सकते हो? पशुओं को खिला सकते हो। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? एक चक्कर के रूप में बना सकते हो। इससे इनकम अधिक प्राप्त होगी। तो साथियों ये किसने बताया? रमेश के दादाजी ने बताया। अब ये क्या है? ITK है। क्या है? ITK मतलब इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। क्या है? इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज मतलब क्या है? देसी तकनीक ज्ञान। मतलब पहले का क्या है? पहले का अपने जो पूर्वज है उनके द्वारा दिया गया क्या है? नॉलेज है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? देसी तकनीक नॉलेज के नाम से जानते हैं। अभी आप BSc एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो। किस में पढ़ रहे हो? BSc एग्रीकल्चर में। पर आप अपने घर वालों को जाकर जब आप पूछोगे तो
आपसे कई गुना अधिक नॉलेज है, वो चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो एग्रोनॉमी का हो, हॉर्टिकल्चर का हो। आप तो पढ़ने के बाद में भी, आप बीएससी एग्रीकल्चर जब कंप्लीट कर जाओ उसके बाद में भी आपके पास में इतना नॉलेज नहीं होगा जितना अभी अपने घर वालों के पास में है। इसका रीजन क्या है? इसका सीधा सा रीजन है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, एक रात पहले पढ़ना चाहते हैं कि एक रात पहले पढ़ लेंगे और सफलता पा लेंगे। साथियों, एक चीज माइंड में हमेशा डाल लेना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर किसी को सफलता शॉर्टकट के द्वारा मिल रही है तो वो थोड़े समय के लिए है। अगर आप लंबे समय तक मेहनत करते हो, कभी आपकी खराब नहीं जाएगी। जैसे बोलते हैं ना स्टूडेंट से कि कोई स्टूडेंट लगातार पहले से पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, तो अब उसको बोलते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं साथियों। जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर में था तो उस टाइम जब फर्स्ट ईयर में गया तो एग्जाम के लगभग 2 से 3 महीने पहले मैं पढ़ाई कर रहा था रूम में। तो सीनियर आकर बोलते हैं कि आप ये अभी से पढ़ रहे हो, कितना भी पढ़ लो, आप पहले कितना भी पढ़ लो, औजीपी वही कितनी आने वाली है, 6.0 आने वाली है। कितनी आने वाली है? 6.0 आने वाली है। अगर ज्यादा आ जाए तो हमारे को बता देना। और इसके साथ साथ जो कॉमन बेक आती है वो तो आपके आएगी आएगी। एक बोलता है, एक सीनियर बोलते हैं कि आपके है ना मैथ में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा था उस टाइम पढ़ने का। तो मैथ में आपके नंबर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 55 आ जाएंगे या आपके बैक भी आ सकती है। तो साथियों, अगर इन चीजों को मैंने नेग्लेक्ट करके मैंने सोचा कि एक बार अपन क्यों ना मेहनत करके और अप्लाई करके अपन देखते हैं। तो साथियों, इस रिजल्ट की ओवरऑल की बात करें तो 7.0 तो क्या आई, ओजीपी आई। सही, उनको अपने आप रिएक्ट हो गया होगा। सही। इसके साथ ही इनकी बात करें तो ये 90 नंबर, कितने थे? 90 नंबर। तो साथियों, हमेशा ध्यान रखना कि अपन जो लगातार मेहनत करते हैं, कभी कभी होता है जैसे मैंने ये किया तो इसमें मेरे को नेगेटिव भी रिजल्ट मिल सकता था। सही, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिलता है किसी ना किसी सब्जेक्ट में, हर बार ऐसा नहीं होता है पर कभी कभी ऐसा होता है, तो उसको नेगेटिव नहीं माने, उसका फायदा कहीं ना कहीं होगा। वो पल आपके पास में आया है तो वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया। तो हमेशा मेहनत करोगे ना, उसका ऐसा नहीं है कि उसका फल आपका खराब जाएगा, आपका अच्छा फल होगा। उसका बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैं बोल रहा हूं कि आपके घर वालों को इससे ज्यादा नॉलेज है जो आप पढ़ रहे हो इससे। अगर आप अच्छे से पूरी पढ़ते हो ना, 4 साल अच्छे से मन लगाकर, तो आपका जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स है, वही आपको आगे जाकर कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाएगी और जॉब दिलाएगी। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी। अगर आप में काबिलियत है तो गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, आप प्राइवेट में भी अच्छा खासा आपकी इनकम जनरेट कर सकते हो। पर ये कब होगा? जब आप ये जो 4 साल है ना, ये खराब नहीं करोगे। सही, बहाने नहीं बनाओगे, हमारे घर वालों ने पता नहीं कैसे बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में डाल दिया और ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, कमियां डालते जा रहे हो, टीचर्स नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, आपके पास में सफिशिएंट है। पहले के जमाने में तो अपन ऐसे मानते थे कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मटेरियल है, आप कर सकते हो अच्छे से स्टडी, और बहाने बनाने वाले बना भी सकते हैं। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आईटी के कंप्लीट होता है, इसके बाद में आता है रिसोर्सेस यूज एफिशिएंसी। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, आप सभी को पता है संसाधन क्या हो सकते हैं। अपने एग्रीकल्चर में बात करें तो क्या क्या संसाधन हो सकते हैं? जल हो सकता है, मृदा हो सकती है, सही, इसके साथ ही पोषक तत्व हो सकते हैं, सही, इस प्रकार के कई क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेस हो सकते हैं। उन रिसोर्सेस का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि अपने को रिजल्ट, मतलब उपज तो अधिक से अधिक लगे और कम से कम इनका यूज करें। मतलब इनका कम से, रिसोर्सेस का अपन कम से कम यूज करें कि अधिक से अधिक अपन परिणाम प्राप्त करें, अधिक से अधिक अपन उपज प्राप्त करें। इसको बोलते हैं रिसोर्सेस यूज एफिशिएंसी। इसके बाद में आता है कार्बन फुटप्रिंट। इसकी डेफिनेशन अभी अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे। इसके बाद में आता है अपने सोइल अमेंडमेंट्स, मतलब
बात करें तो मृदा सुधार क्या होता है साथियों? मृदा सुधार, ध्यान से अभी से माइंड को एक्टिव रखना, आराम से क्लास में आपको याद हो सकता है। तो मृदा सुधार क्या हो सकता है? जैसे बात करें अम्लीय मृदा है, कौन सी है? अम्लीय मृदा है। अम्लीय मृदा में क्या करना है? सुधार करना है। क्या मिलाओगे? चूना वाले पदार्थ। सारी मृदा में क्या मिलाओगे? जिप्सम मिलाओगे। और लवणीय मृदा में क्या करोगे? आप जो एग्रोनॉमिक जो भी प्रैक्टिसेस है उनको क्या करोगे? आप अपनाओगे। बहुत सारी प्रोसेस जो आपने पढ़ भी रखी होगी। तो ये क्या है? ये है सॉइल अमेंडमेंट्स, मतलब मृदा सुधार। उसमें क्या करते हो? जैसे मृदा की कोई भी टेक्सचर से रिलेटेड, कोई भी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो भी दशा खराब है, जो भी गुणवत्ता खराब है, उसमें क्या करते हो? आप सुधार करते हो, तो उसको सॉइल अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है SSNM। क्या आता है? SSNM आता है। इसका क्या होता है? फुल फॉर्म याद रखना, हमेशा पूछी जा सकती है। साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसको ध्यान से समझ लो साथियों। ये कोई मृदा है, इसमें इस जगह पर न्यूट्रिएंट्स कम है, इस जगह पर कम है, और इसके साथ ही यहाँ पर कम है। तो ये जो SSNM जो टेक्निक है ना, ये क्या करती है? साइट स्पेसिफिक, मतलब किसी स्थान विशेष पर क्या करती है? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, मतलब पोषक तत्व का प्रबंधन करती है। एक ऐसी मशीन होगी, उसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं, वो पहचान लेते हैं कहां पर पोषक तत्व की कमी है। तो यहाँ पर कमी है ना, तो यहाँ पर ही पोषक तत्व दिया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं SSNM, साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है अपने क्या? LEIA, मतलब इसका क्या जाएगा? अपने फुल फॉर्म की बात करें तो लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। इसके बाद में हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, और इसके बाद में आ जाएगा अपने लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्या आ जाएगा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तीनों में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है साथियों, बाहरी इनपुट क्या होते हैं? आपको पता है कि ये अपना क्या है साथियों? फील्ड है। इसमें आप उर्वरक दोगे, यस, इसके साथ में आप कीटनाशी दोगे, खरपतवारनाशी दोगे, बाहर से बीज लाओगे, बाहर से बीज लाओगे, बाहर से आप कृषि यंत्रों का यूज करोगे। तो ये कहता है लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर, मतलब ये जो बाहरी जो अपने इनपुट है, बाहरी इनपुट्स का अपने को क्या करना है? कम से कम यूज करना है। तो उसको किस नाम से जानते हैं? लो एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। एक आता है कि इनका अपन सर्वाधिक यूज करते हैं, अधिक यूज करते हैं। क्या करते हैं? सर्वाधिक यूज करते हैं, वो अपने आता है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। इसके बाद में अपने आता है लीसा टेक्निक। इसमें क्या होता है? जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, टिकाऊ कृषि के बारे में अपन पढ़े थे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लो इनपुट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। लो एक्सटर्नल इनपुट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। मतलब बाहर से जो भी अपन इनपुट यूज कर रहे हैं वो क्या करेंगे? कम से कम। मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इनका क्या करते हैं? बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवारनाशी ये क्या करते हैं? ये मृदा को हानि पहुंचाते हैं, इसके साथ ही पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो इनका क्या करते हैं? कम यूज करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आता है कन्वेंशियल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एक तो परंपरागत कृषि है, एक तो क्या है? परंपरागत कृषि है। इसके साथ में नेक्स्ट आता है टिकाऊ कृषि। क्या आती है? टिकाऊ कृषि या टिकाऊ खेती आती है। परंपरागत कौन सी होती है साथियों? जो अपन करते आ रहे हैं, केमिकल भी यूज में ले रहे हैं, सब यूज में ले रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या करते हैं? इनका यूज क्या करते हैं? बहुत कम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत कम करते हैं। तो इन दोनों के मध्य आपको अंतर याद करना है। इसके बाद में आता है स्पेशलाइज्ड और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। इसके बारे में मैं आगे बात कर लूंगा, इसका जो अंतर है वो भी दे रखा है। इसके बाद में आता है क्रॉपिंग
सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम। क्या आता है? क्रॉपिंग सिस्टम एंड फार्मिंग सिस्टम। इसमें भी अपन अंतर की आगे की ओर चर्चा करेंगे। और ध्यान से एक बार समझ लो, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। साथियों ये भी मैं आपको बता देता हूं कौन सा, स्पेशलाइज्ड और डाइवर्सिफाइड। साथियों ये अपना खेत है, ये अपना खेत है। अब इसमें अपन इस प्रकार से खेती कर रहे हैं, सही। इसमें आप गेहूं कर रहे हो, यहां पर आप कर रहे हो बाजरा कर रहे हो, यहां पर आप मक्का कर रहे हो। ये अपनी क्या है? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है। मतलब इसमें ऐसे मान लो कि एक बार दोबारा से आप देखो, इस प्रकार से आप देखो, इसमें आप देखो पोल्ट्री, इसमें कोई क्रॉप्स मान लो, इसमें आप पशुपालन मान लो। तो ये अपनी क्या है? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। मतलब 50% या 50% से अधिक जब एक ही प्रकार की अपन फार्मिंग अपनाते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं? स्पेशलाइज्ड। और एक अपने आता है डाइवर्सिफाइड, मतलब विविध रूप, अलग अलग अपनाएंगे। इसमें कृषि वानिकी मान लो, कृषि वानिकी, इसमें मान लो पोल्ट्री मान लो, इसमें क्रॉप्स मान लो, इसमें आप मछली पालन मान लो। क्या मान लो? मछली पालन मान लो। मतलब अलग अलग अपन कर रहे हैं, अलग अलग कृषि अपना रहे हैं, फार्मिंग सिस्टम अपना रहे हैं, तो वो डाइवर्सिफाइड आती है। और जिसमें 50% से, इसमें तो 50% से कम होनी चाहिए, और इसमें 50% से अधिक एरिया पर, जब 50% या 50% से अधिक एरिया पर जब एक ही प्रकार की खेती की जाती है उसको स्पेशलाइज्ड, और ये डाइवर्सिफाइड। इसमें अंतर अपन देख लेंगे। इसके बाद में आता है क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम। साथियों फार्मिंग सिस्टम तो क्या है? जैसे अपने पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, क्या मतलब फसलें उगा रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, इसके साथ ही अपन बात करें कृषि वानिकी अपना रहे हैं, तो ये सारे क्या है? फार्मिंग सिस्टम। और अपने एक आता है क्या? क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम जैसे रिले क्रॉपिंग आपने सुना है, रिले क्रॉपिंग। इसके साथ ही आपने सुना है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग सुना है। तो वो क्या आता है साथियों? क्रॉपिंग सिस्टम आते हैं। क्या आते हैं? क्रॉपिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम, ये होते हैं, सही। अब इसके बाद में अपने आता है RYT एंड RCC। इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, और सिलेबस के एक मेजर टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में यूटिलिटी ऑफ RCT, ये भी मेजर टॉपिक से उठाया गया है। इसके बाद में इसके बारे में भी अभी अपन आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ IFS एंड एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसमें आपको बताना है किसके? IFS के अवयव, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के। इसमें अपन अवयव की बात करें, पशुपालन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पशुपालन आ जाएगा, फसलें आ जाएगा, कृषि वानिकी। तो ये क्या है? IFS के मॉडल ही है। क्या है? IFS के मॉडल। इसके क्या लाभ हो सकते हैं? सभी को साथ अपन उगाते हैं तो इससे क्या होता है? लाभ अधिक प्राप्त होता है, रिसोर्सेज का सही प्रकार से यूज हो जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद में क्रॉपिंग सिस्टम के टाइप्स आपको बताने हैं। जो क्रॉपिंग सिस्टम है जैसे मल्टीपल फार्मिंग वगैरह, इसके बारे में अपन आगे अभी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में आता है क्रॉप रोटेशन। इसके आपको क्या याद रखने हैं? इसके सिद्धांत मेनली आपको याद रखने। क्रॉप रोटेशन फसल चक्र है, एक निश्चित समय पर निश्चित खेत में अपन क्या करते हैं? अदल बदल कर फसलों को बोते हैं, उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। इसके बाद में आता है रिसोर्सेज साइकिलिंग इन फार्मिंग सिस्टम। आपको पता है रिसोर्सेज साइकिलिंग किसे हो जाता है? IFS में या फार्मिंग सिस्टम में। जैसे मैंने बताया था अभी कि पशुओं का जो गोबर है वो अपन मृदा में डाल देते हैं, उसमें फसलें वगैरह ग्रो कर लेते हैं। इसके बाद में मृदा से या फसलों
फसलों से जो भी चारा वगैरह प्राप्त होता है वो पशुओं को दे देते हैं। इसके साथ में ही अपन पोल्ट्री को क्या दे देते हैं, दाना वगैरह दे देते हैं। तो इस प्रकार से इन रिसोर्सेज का क्या होता है, साइकिलिंग बना रहता है। इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज साइकिलिंग। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज साइकिलिंग। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन की चर्चा करें तो आईएफएस मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ये आपको क्या करना है, याद करना है। अब इसमें आपको शुष्क क्षेत्र के लिए भी क्या पूछ सकता है, मॉडल पूछ सकता है, तो वो आपको क्या करना है, याद करना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, एलाइड एंटरप्राइजेज, मतलब इसमें याद करना साथियों, एलाइड क्या होता है। सबसे पहले तो एलाइड के बारे में समझो। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की एलाइड सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्या क्या आती है, अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इसके साथ में ही अपने एग्रीकल्चर की और एलाइड सब्जेक्ट, मतलब एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, और इसके अलावा एग्रोनॉमी के अलावा जितनी भी सब्जेक्ट्स है ना अपनी, जो कि अपन बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे क्या है, एलाइड सब्जेक्ट्स है। क्या है, एलाइड सब्जेक्ट है, जिनमें एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, मतलब एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए क्या लगता है, ध्यान से समझ लेना, कोई नहीं बताने वाला है बाद में। एग्रीकल्चरल, जिनके एग्रीकल्चरल लगता है ना, वो है, इसका मतलब होता है एलाइड सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर की। ध्यान से पढ़ लेना, आज ही सिलेबस में जाकर देखना, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स, एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, तो ये सारी क्या है, एलाइड सब्जेक्ट है। सही। अब इसमें पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर में एलाइड सब्जेक्ट, एलाइड एंटरप्राइजेज एंड मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस आप बताइए। अब इसमें क्या हो सकता है, अपने कृषि वानिकी हो जाएगा एग्रीकल्चर का, जो एलाइड अपन बात करें, एलाइड एंटरप्राइजेज। इसके साथ ही पशुपालन हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, इसके साथ ही वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह की यूनिट लगाते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट आ जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करें रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, मतलब जितने भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, एग्रीकल्चर में जो भी बिजनेस आता है वो किस में आ जाएगा, एलाइड एंटरप्राइजेज में आ जाएगा। उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपको बताना है। इसके बाद में आता है कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, या सीए भी दे सकता है, यहाँ पर क्या दे सकता है, सीए दे सकता है। अब आप सीए में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सर सीए क्या दे दिया, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, पर ये बिल्कुल सिलेबस में है। एक माइनर सा क्वेश्चन है जो कि पिछली बार पूछा जा चुका है, और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन आ कहां से गया, हमारे को तो समझ में नहीं है। और माइनर सा अभी अपन पढ़ेंगे, देखो कैसे अपन जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है वो करते हैं, संरक्षित कृषि। सही। अब इसके बाद में देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के क्या क्या इंडिकेटर्स है, मतलब क्या क्या संकेतक है, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। साथियों इंडिकेटर्स में पीएच वगैरह, सॉइल की टेक्सचर वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, इसके साथ ही न्यूट्रिएंट बैलेंस वगैरह, ये सारे क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की क्या है, इंडिकेटर्स है। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एंड इसके साथ ही बात करें टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक तो फार्मिंग के टाइप्स, फार्मिंग के टाइप्स कौन कौन से आ जाते हैं, और सिस्टम ऑफ फार्मिंग, सिस्टम ऑफ फार्मिंग और फार्मिंग के टाइप्स अभी अपन देखेंगे कि क्या होते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, जिसमें सबसे पहले अपन देखेंगे साथियों टाइप्स ऑफ फार्मिंग भी आपको पूछ सकता है। इसके साथ में क्या पूछ सकता है आपको, एक तो आपको पूछेगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एक सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग तो ये होते हैं जैसे काश्तकारी खेती हो गई, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गई, स्टेट फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, और मैकेनाइज्ड फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये तो अपने क्या है साथियों, सिस्टम ऑफ फार्मिंग है। सही। और आर्थिक और सामाजिक रीतियों पर आधारित होते हैं, अंतर भी मैंने बताया था, तो अंतर भी आप यहाँ से लिख सकते हो, आर्थिक तथा सामाजिक रीतियों पर क्या होती है, आधारित होती है।
इसके बाद में धनार्जन अनुपात और भूमि का अनुपातिक उपयोग के आधार पर होती है ये, सही। जिसमें अपने बात की थी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड, मिक्स्ड, ड्राई फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग और रेंज फार्मिंग। तो ये अपने क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, और ये है सिस्टम ऑफ फार्मिंग, सही। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है जो अपने डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइज्ड और जो डाइवर्सिफाइड जो फार्मिंग है, इसके मध्य क्या है, अंतर है। तो ये अंतर में से मैं मेनली तो आपको बता चुका हूं कि दो या दो से अधिक जो बिजनेस, एक या दो बिजनेस चलाते हैं, या एक या दो, जैसे पशुपालन कर लिया और फसलें उगा ली, तो वो तो क्या आ जाते हैं, स्पेशलाइज्ड में आ जाते हैं। डाइवर्सिफाइड में इन धंधों की या एंटरप्राइजेज की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका अंतर पढ़ने के लिए ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक कहां मिलेगी, 8690596638। दोबारा से नंबर सुन लेना, 8690596638। इन नंबरों पर मैसेज कर देना, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही कंप्लीट आप नोट्स देखना चाहते हो, इनकी क्लासेस देखना चाहते हो, तो वो आपको कहां पर मिलेगी, वो आपको मिलेगी अपने ऐप पर। और अपना ऐप का क्या नाम है, ब्राइट एग्रो क्लासेस। लिंक आपको इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसका अंतर पढ़ लेना। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम में अंतर। क्या आ जाएगा, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम में आपको डेफिनेशन पूछ सकता है, तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ से क्या करनी है, पढ़नी है। इसके बाद में जो समझाने लायक जो है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक तो था आपके RYT। क्या था, RYT। RYT की सबसे पहले फुल फॉर्म जो आपको अंतर था ना, ये अब किस में है, ये क्रॉपिंग जो इवोल्यूशन था, मतलब फसल उपज का क्या था, मूल्यांकन। फसल उपज का मूल्यांकन से ये टॉपिक से आया है। क्रॉप यील्ड इवोल्यूशन के टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें RYT की फुल फॉर्म क्या होती है, रिलेटिव यील्ड टोटल, और इसके साथ ही अपने RCC की क्या होती है, रिलेटिव क्रॉपिंग एफिशिएंट। तो इनके जो आपके इनको खोज किसने की थी और किसके बारे में कर रखा है, ये सारी चीजें इसमें क्या कर रखी है, दे रखी है। नीचे आपको हिंदी में भी दे रखा है, पर आपको क्या चाहिए, दो चार अंतर चाहिए। वो अंतर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक तो फुल फॉर्म का बन जाएगा, एक खोज का बन जाएगा, एक किसका इसमें अध्ययन करते हैं वो बन जाएगा। तो ये तीन चार आपको क्या देखना है, यहाँ से अंतर देखना है, एक सूत्र का आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाते हैं, ये आपका जो RYT और RCC के मध्य अंतर था वो हो जाता है। इसके बाद में आता है व्हाट इज RCT, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और राजस्थान में पूछ रखा था। क्या पूछ रखा था साथियों, राजस्थान में पूछ रखा था RCT टेक्नोलॉजी। क्या पूछ रखा था, RCT टेक्नोलॉजी पूछ रखा था। तो RCT टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, RCT टेक्नोलॉजी में इसमें होता है अपने जो जीरो टिलेज शामिल होता है। एक तो क्या होता है, जीरो टिलेज शामिल होता है। इसके साथ ही अपने आता है इसमें मिनिमम टिलेज शामिल होता है। एक मिनट साथियों, एक बार चेक कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। हाँ जी साथियों, प्रॉपर वॉइस आ रही है आपके पास में। देखो, एक इसमें आ जाता है RCT टेक्नोलॉजी है, इसमें जीरो टिलेज आ जाएगा। इसके साथ में ही अपने मिनिमम टिलेज आ जाएगा। और प्रिसिशन फार्मिंग, ये आपके आगे आएगी थर्ड ईयर में। कब आएगी, थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट आएगी प्रिसिशन फार्मिंग। इसके साथ में ही इंटर क्रॉपिंग आ जाएगा, इसके साथ में ही क्लोवर क्रॉपिंग आ जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग आ जाएगा, और इसके साथ में बात करें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आ जाएगा, सीक्वेंशियल फार्मिंग आ जाएगी। तो ये सारी किसकी है साथियों, RCT की।
कौन सी टेक्नोलॉजी है? आरसीटी टेक्नोलॉजी। अगर आपको राजस्थान में पूछ ले आरसीटी, व्हाट इज आरसीटी इन राजस्थान, किसमें? राजस्थान में। अब आरसीटी से कंफ्यूज हो रहे होंगे, वैसे तो समझ में आ गया होगा कि है ये अपने हैं रिसोर्सेस कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। क्या आती है? रिसोर्सेस कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी संसाधन है उनका क्या करना, उनका संरक्षण करना, वो तकनीक है अपने। जैसे जीरो टिलेज, जीरो टिलेज में अपन क्या रिसोर्सेस का ज्यादा यूज करते हैं क्या? अपन मिनिमम से मिनिमम मतलब कम से कम रिसोर्सेस का यूज करते हैं जीरो टिलेज में, सही? या मिनिमम टिलेज आ जाएगा। इसके साथ में ही पर्सिशियन फार्मिंग, पर्सिशियन फार्मिंग अभी अपन ने बात की थी एसएसएनएम, किसकी बात की थी? एसएसएनएम। एसएसएनएम में क्या होता है? वही साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जहां पर कम है वहीं पर दिया जाएगा। तो न्यूट्रिएंट क्या है? रिसोर्सेस है, संसाधन है, तो उसका जहां पर यूज हो रहा है, मतलब जहां पर कमी है वहां पर ही क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो प्रिसिशन फार्मिंग में भी किसकी यूज, किसका अपने पास में बचत हो रही है? रिसोर्सेस के, संसाधनों की। संसाधनों में न्यूट्रिएंट्स भी तो है, तो न्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है? बचत हो रही है। तो प्रिसिशन फार्मिंग में यही है कि प्रिसिशन फार्मिंग की डेफिनेशन आप एक बार लिख लेना कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या देना है, कहां पर देना है, कितना देना है, इसका अध्ययन करते हैं। चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो उर्वरक हो, चाहे वो अपने कीटनाशी हो, चाहे अपने जो खरपतवारनाशी है वो हो, इनका कितना यूज करना है, मतलब इनकी कितनी डिमांड है, कहां पर देनी है, कैसे देनी है, वो सारी चीजें किसमें आती है? प्रिसिशन फार्मिंग में। मतलब इनका ऐसे नहीं है कि खेत में अपन लगातार पूरे में एक ही दर से अपन यूज कर रहे हैं, इसमें वेरिएबल दर से, मतलब जहां पर कमी है ना वहीं पर देते हैं। तो इसका अध्ययन किसमें करते हैं? प्रिसिशन एग्रीकल्चर में। तो प्रिसिशन फार्मिंग में आप लिख सकते हो कि जहां पर जरूरत है वहीं पर दिया जाता है ये जो संसाधन है, इनका यूज। इसके बाद में इंटरक्रॉपिंग से भी क्या होता है? अपने रिसोर्सेज का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। इसके साथ में ही कवर क्रॉपिंग, कवर क्रॉपिंग में आपको पता है नमी का संरक्षण हो जाता है। जो आपके ऊपर जो फसलें होती है, जो मल्च फसलें जिनको बोलते हैं, इसके साथ में ही आ जाता है वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तब भी रिसोर्सेज का मतलब जल का संरक्षण कर सकते हैं। इसके साथ में ही न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आ जाएगा और सीक्वेंशियल फार्मिंग आ जाएगी। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा है कि जितने भी अपन संसाधन यूज करते हैं उनका कम से कम यूज करें, और प्रिसिशन फार्मिंग वगैरह इन 3-4 की आपकी क्या करनी है? बढ़िया तरीके से वर्णन करना है अगर पूछा जाता है तो। आई होप आप सभी को ये समझ में आया। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है क्या? आप आगे अपने आता है जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। क्या है? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? जिसमें अपन क्या कर सके, जो रिसोर्सेस है, मतलब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का है संरक्षित कृषि। संरक्षित कृषि में क्या करते हैं अपन? जो भी रिसोर्सेस है उनका अंधाधुंध प्रयोग नहीं करते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं साथियों कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या सीए के नाम से। और इसके बारे में पूरी डिटेल, ऐसे नहीं है कि इसमें कोई भी आपका जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछा गया है ना उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी है। इसके प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इसका क्या फायदा है, बेनिफिट वगैरह क्या है, वो सारी चीजें इसमें दे रखी है। वही आरसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो कहाँ पर मिलने वाली है आपको? वो आपको कहाँ पर मिलने वाली है साथियों? वो आपको मिलने वाली है, इसकी पीडीएफ कहाँ पर? इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। अब अपनी हो जाती है एक डेफिनेशन बच जाती है कार्बन फुटप्रिंट की। किसकी बच जाती है? कार्बन फुटप्रिंट। ये अपनी क्या है? अपना एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है। इसमें जो ग्रीन हाउस गैसों का जो कुल प्रतिशत है, या कुल जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको किस नाम से जानते हैं? कार्बन फुटप्रिंट। तो इसमें याद रखना कि कुल ग्रीन हाउस गैसों को किस नाम से जाना जाता है? कार्बन फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको क्या करने हैं? कमेंट्स करने हैं कि आपको कैसी क्लासेस लग रही है, कैसे आपके पेपर्स जा रहे हैं, और अपने सभी साथियों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।